11th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे मियोसिस सेकेंड। इसके प्रीवियस हमने मियोसिस फर्स्ट को कवर कर लिया था। नेक्स्ट मियोसिस सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं। मियोसिस सेकेंड, जैसे कि आपने इसकी प्रीवियस माइटोसिस की प्रोसेस देखी है, एग्जैक्ट प्रोसेस आपको मियोसिस सेकेंड में देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने मियोसिस फर्स्ट में देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है माइटोसिस की प्रोसेस से, वैसा कोई डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। जो भी चीज़ें आपने देखी हैं माइटोसिस प्रोसेस में, वही सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इन मियोसिस सेकेंड। इन प्रोफेज सेकेंड, फर्स्ट प्रोसेस क्या है? प्रोफेज सेकेंड। मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। मियोसिस सेकेंड मियोसिस फर्स्ट, जो मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट हो गई तो उसमें आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज देखे। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई थी। आफ्टर द साइटोकाइनेसिस मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होती है। उसके बीच का एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। आफ्टर द इंटरकाइनेसिस जो इमीडिएटली मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एंड मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स है वो यूजुअली प्रॉपरली इलोंगेटेड हो जाते हैं। जितना उन्हें इलोंगेशन होना है उतना इलोंगेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता है इन क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, जो मियोसिस फर्स्ट है उसके कंपैरिजन में जो प्रोफेज स्टेज है इन मियोसिस सेकेंड का, वो नॉर्मल है। एक नॉर्मल माइटोसिस की प्रोसेस हो। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मियोसिस फर्स्ट बहुत डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन मियोसिस सेकेंड एग्जैक्ट एक माइटोसिस प्रोसेस है। माइटोसिस में जो नॉर्मल डिवीज़न होता है वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जब यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स आपको इलोंगेटेड होते हुए प्रॉपर नॉर्मली दिखाई देंगे। इस मियोसिस सेकेंड के एंड आने तक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर के चारों तरफ आपको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अप हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। एंड जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपर कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगेंगे इन प्रोफेज सेकेंड। नेक्स्ट, मेटाफेज वो स्टेज होती है जहाँ पर क्रोमोसोम्स अब एक प्रॉपर इक्वेटर पे, एक प्रॉपर लाइंस पर अरेंज हो जाते हैं। फर्स्ट क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो हमारी सेल है, इसमें क्या हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब यहाँ पर लॉस हो चुकी है, गायब हो चुकी है। क्रोमोसोम्स सब क्या होंगे, न्यूक्लियस में मौजूद हैं क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स में स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स की वजह से क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम्स है वो एक पर्टिकुलर इक्वेटर लाइन पर आकर अरेंज हो जाते हैं, एट द सेंटर अलाइन हो जाते हैं। अपोजिट पोल्स पर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से फॉर्म होते हैं, बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स पर जो स्पिंडल फाइबर्स वहाँ पे जनरेट हुए हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनसे अटैच हो जाते हैं। बेसिकली उनमें जो कुछ इस तरीके से आपने नेटोफोर्स देखे थे, तो इन नेटोफोर्स के साथ वो अटैच हो जाते हैं ऑन द अपोजिट साइड, और जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर लाइन पर अलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट, एनाफेज में क्या होता है कि जो ये अलाइन हुए हैं, आपको एक सेंटर में जो क्रोमोसोम्स अलाइन दिखाई दे रहे हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट हो जाने के बाद टूवर्ड्स टू द अपोजिट पोल, जो इस तरीके से आपको क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या होगा, दो स्पिंडल फाइबर से अटैच है, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और ये दिस डायरेक्शन में मूव करते हुए जो सिस्टर क्रोमोसोम्स है, ये सिस्टर क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग बढ़ जाते हैं। ये स्प्लिट हो जाएंगे यहाँ से, ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स टू अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव करने लगते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपको यहाँ दिखाया भी जा रहा है कि पहले ये क्रोमोसोम्स हैं, अब वो प्रॉपर दिखाई देने लगे, देन वो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनसे नेटोफोर अटैच हो जाते हैं प्रोफेज में। आफ्टर दैट मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है, ये अलाइन हो गए। आफ्टर द अलाइनेशन इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव करने लगेंगे। एंड जो दो यहाँ पर आपने आफ्टर द मियोसिस फर्स्ट के बाद जो दो डॉटर सेल्स बनी थी, वो दो डॉटर सेल्स आगे 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट, लास्ट फेज इज टेलोफेज सेकेंड में क्या होता है, ये मियोसिस का एंड फेज है। टेलोफेज सेकेंड इज द एंड फेज ऑफ मियोसिस। प्रॉपर मियोसिस जो आपने अभी पढ़ी, जिसमें मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड देखा, मियोसिस फर्स्ट में जितने फेज है उनको देखी, और ऑल्सो मियोसिस सेकेंड के फेज को देखा। और टेलोफेज सेकेंड क्या है, लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, जिसमें
जो दो प्रॉपर क्रोमोसोम्स है, ग्रुप्स बन चुके हैं प्रॉपर क्रोमोसोम्स के, वो अलग अलग हो जाते हैं एंड जो न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसअपेयर हो गया था इन प्रोफेज में वो वापस फॉर्म होना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो जाएगा साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, दैट मीन्स सेल भी डिवाइड हो जाते हैं और 2 डॉटर सेल्स आगे जाकर 4 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसीलिए ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राड सेल्स बन जाते हैं, बिकॉज एक सेल पहले डिवाइड हुई थी, एक सेल डिवाइड हो गई थी जिससे 2 डॉटर सेल्स बन गए थे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट। उसके बाद जो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो ये डॉटर सेल्स बनी है वो आगे जाकर क्या बनाएगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स का प्रोडक्शन करती हैं। ये कब होता है, इन द मियोसिस सेकेंड। और इस तरीके से क्या होती है, मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ जिसमें हमने देखा था कि जो टेलोफेज फर्स्ट लास्ट फेज है जहाँ पे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है और 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। नाउ मियोसिस सेकेंड में जो 2 डॉटर सेल्स आपको दिख रही हैं, अब ये डॉटर सेल्स अगेन जो क्रोमोसोम्स है वो प्रॉपर क्लियरली दिखना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर सम लिटिल टाइम ड्यूरेशन प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट हो जाती है। प्रोफेज सेकेंड में क्रोमोसोम्स आपको बहुत क्लियर दिखाई देंगे और ये क्या है, जो सेंट्रियोल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ से निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। मेटाफेज सेकेंड जितने भी क्रोमोसोम्स अब यहाँ पर हैं वो अलाइन हो जाते हैं एंड ऑल्सो जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, अब ये स्पिंडल फाइबर्स इन्हें एक ज्वाइंट बाय द किनेटोफोर्स इनमें ज्वाइन हो जाते हैं लाइक दिस, इस तरीके से। नेक्स्ट एनाफेज में स्प्लिटिंग हो गई, जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर अटैच थे वो स्प्लिट होते हुए अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। नाउ टेलोफेज सेकेंड एंड ऑल्सो द साइटोकाइनेसिस एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए। सो आपने अभी देखा कि किस तरीके से जो टेलोफेज फर्स्ट है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है एंड देन प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड की प्रोसेस होती है। और ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे माइटोसिस में आपने देखा था सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होती है और इन द लास्ट एंड प्रोडक्ट बनता है मियोसिस का, जिसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। सो यहाँ पर हमारी माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है सेल डिवीजन की। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। जो मियोसिस अभी हमने देखी इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो मायोसिस इज अ मैकेनिज्म, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो क्रोमोसोम्स का नंबर है, कन्वर्जन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स है उनमें थोड़ा कन्वर्जन होता है एंड ऑल्सो जो इनका सेल जनरेशन है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब क्रोमोसोम्स जाते हैं तो बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने नंबर्स को वो मेंटेन भी करके रखता है, कंजर्व भी करके रखता है। ये कैसे, ये क्या बोला मैंने बोला कि जब क्रोमोसोम्स फॉर एग्जांपल ये एक मिनट, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है किसकी, फ्रॉम अ मेल सेल से, और ये एक सेल है जो कि फीमेल सेल से आती है। जब हम सेल्स मौजूद हैं, गैमेट्स मौजूद हैं, गैमेट्स में स्टार्टिंग में यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर भी इन केस ऑफ ह्यूमंस 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस की प्रोसेस या फिर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा, हाफ, 23 एंड 23 एंड सेम यहाँ पर भी होगा, फीमेल के केस में भी 23 क्रोमोसोम्स वाले आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी। जैसे कि हमने भी आपको बताया था कि जो ये कैसा है, मियोसिस क्या है, एक रिडक्शनल डिवीज़न है। सो ऑफकोर्स जो यहाँ पर डिवीज़न हुआ है, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बनती हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शनल डिवीज़न। जैसे कि मैंने भी आपको बताया मेल एंड फीमेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर बन जाती हैं, जिसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो जस्ट हाफ होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एक क्रोमोसोम यहाँ से मेल में से निकल कर आएगा और एक क्रोमोसोम फीमेल में से निकल आता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हैं, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में जब मिलते हैं एंड उनके थ्रू अगेन 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो दैट मीन्स जो क्रोमोसोम्स हैं वो वापस कंजर्व हो जाते हैं। जितने क्रोमोसोम्स जो इन स्टार्टिंग में क्रोमोसोम्स थे एंड हैप्लॉइड सेल्स आफ्टर द गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद बनते हैं, वो बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वापस से रिटेन हो जाते हैं। 46 क्रोमोसोम्स ही किसी इंडिविजुअल में पहुंचते हैं। तो ये प्रोसेस है जिसमें जो सिग्निफिकेंस है मियोसिस डिवीज़न का, जिसमें जो
स्पीसीज़ है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो जनरेशन बाय जनरेशन इन जनरेशन रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस यानी जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके थ्रू इन नंबर्स को कंजर्व करके रखते हैं। ऑल्सो यहाँ पर जिस तरीके से बताया गया है कि जो क्रोमोसोम्स यानी कि मायोसिस है, एक रिडक्शनल डिवीज़न है जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं, और ये हाफ क्रोमोसोम्स होने की वजह से जब ये दूसरे किसी बॉडी या फीमेल के बीच में दो डिफरेंट गैमेट्स के बीच में जब फ्यूज़न होता है तो उससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जनरेट होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन मूव होती है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स बनेगा जिसमें 23 क्रोमोसोम्स थे, ये किसके थे, मेल के, और यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स बनेगा तो 23 क्रोमोसोम्स था फीमेल का। तो अब इसमें क्या होगा, बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो उससे जो क्रोमोसोम्स बनेगा, ये मेल के थे 23 क्रोमोसोम्स जो कि दूसरे किसी मेल से आते हैं, और ये फीमेल के। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है इसके जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशंस होता है, एंड बाय द हेल्प ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हमें जो न्यू जनरेशन बनती हुई मिलती है, और ऑल्सो हर बार एक न्यू नई जनरेशन आएगी उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, और वेरिएशंस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही इंक्रीज़ होते हैं। ये वेरिएशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर द इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन की प्रोसेस हमने पता की है कि किस तरीके से इवोल्यूशन होता है, पहले जो जनरेशन थे और उनमें कैसे कैसे चेंज होता गया, तो ये प्रोसेस जो ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी है यानी जेनेटिक्स में या जीन्स में चेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जिसकी वजह से जनरेशन बाय जनरेशन ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, और वेरिएशन के साथ साथ हमें एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन को भी समझने में हेल्प मिलती है।